हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज 23 जून की शिफ्ट 2 हुई है वो। और जो लोग नए हो, चैनल से नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है, पूरा कंटेंट ढूंढ के लाना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना। तो आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और एज़ यूजुअल मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस हमने लास्ट के अंदर रखा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। गुप्त काल में न्याय देने वाले को क्या कहते थे? तो जो गुप्त काल में न्याय प्रदान करते थे उनको बोलते थे हम महादंड नायक। महादंड नायक, महादंड नायका बोलते थे। और कुछ और बात करें तो जैसे एक होता था महाबलाधिकृत, ये होता था महाबलाधिकृत बोलते थे। जो प्रमुख सेनापति होता था उसको बोलते थे, प्रमुख सेनापति को बोलते थे। और एक होता था महाप्रतिहार, महाप्रतिहार। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि बार बार गुप्त काल से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इसलिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये बता रहा हूँ। ये जो शाही महल का रख रखाव करता था उसको बोलता था, शाही महल के रख रखाव करने वाले को, रख रखाव करने वाले को बोलते थे। और एक जो है वो आपके होता था महासंधि विग्रहक। ये क्वेश्चन आ चुका है, महासंधि विग्रह की एसएससी ने पूछा था। तो ये महासंधि विग्रहक जो है ये बोलते थे जो युद्ध वगैरह के लिए सलाह, जो युद्ध के लिए सुलह करते थे, उसके लिए युद्ध के लिए सुलह करने वाले को महासंधि विग्रहक, मतलब लड़ाई शांत करवाने के लिए। दंडपाशिका जो दंड देता था उसको दंडपाशिका बोलते थे, दंडपाशिका बोलते थे। जो पुलिस विभाग का प्रमुख होता था, पुलिस विभाग के प्रमुख को बोलते थे दंडपाशिका। एक होता था विषयपति, विषयपति जो है ये जिले का प्रमुख होता था, विषयपति जिले का प्रमुख होता था। एक कुमार मात्य होता था, कुमार मात्य जो है ये जो प्रशासन में सहायता करता था, प्रशासन को मेंटेन करने में। एक नगरपति होता था, नगरपति विषयपति के अंडर काम करता था ये नगरपति। नगरपति जो विषयपति की परिषद है उसका प्रमुख होता था, इस विषयपति परिषद की प्रमुख जो है नगरपति होता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुंग वंश का आपसे अंतिम शासक पूछा था, जैसे कि हमने शिफ्ट 1 में देखा, उसमें शुंग वंश के बारे में पूछा था। अभी इसका अंतिम शासक पूछ लिया आपसे कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक हो जाएगा देवभूति। देवभूति जो है ये अंतिम शासक हो जाएगा। और अगर स्थापना पूछे कि स्थापना किसने करी थी शुंग वंश की, तो संस्थापक हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना करी थी। इसने हराया किसको था? इसने जो मौर्य शासक था बृहद्राखा, मौर्य शासक बृहद्राथा को हराया था। और फिर उसके बाद शुंग वंश की स्थापना करी थी, मौर्य वंश खत्म हो गया था। और देवभूति को अभी दिन वाली शिफ्ट में पूछा था कि शुंग वंश के बाद कौन आया था, तो वो हो जाएगा कण्य वंश। नहीं, उसमें पूछा था कण्य वंश के बाद में कौन आया था, तो कण्य वंश के बाद में आया था सातवाहन। और कण्य वंश जो है ये आया था आपके शुंग वंश के बाद में। कण्य वंश का वासुदेव जो कण्य था इसने हराया था, देवभूति को मारा था वासुदेव कण्य ने। और फिर कण्य वंश की स्थापना करी थी। ये जो वासुदेव था ये देवभूति का ही मंत्री था, इसका देवभूति का ही मंत्री था। इसने खुद के ही राजा को मार के और फिर खुद का वंश स्थापित करा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा था लक्षद्वीप जो है इसका सबसे छोटा टापू कौन सा है जो रहने लायक नहीं है। तो ऐसे तो टोटल इसके अंदर अगर टोटल जो आइलैंड्स की बात करें तो वो तो हो जाएंगे 36, टोटल 36 हैं। जो रहने लायक नहीं है वो हो जाएगा आपका बित्रा आइलैंड, बित्रा द्वीप जो है ये रहने लायक नहीं है। इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा 0.105 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। ये सबसे छोटा आइलैंड है। और अगर 2011 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी पॉपुलेशन रहती थी, तो वो मुस्लिम हो जाएगी। और टोटल पॉपुलेशन जो है 64,429 लोग जो है यहाँ पर लक्षद्वीप के अंदर रहते थे। सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम्स में भी सुन्नी समुदाय सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पर 93%। अगले क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं।
आपसे पूछा था विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कौन सा आर्टिकल जो है ये आपसे मोन्यूमेंट्स और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में बोलता है। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 जो है ये बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स और जो नेशनल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 40, अगर 50 की बात करें तो 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो एक सेकंड रुकना, आर्टिकल 50 जो है ये बोलेगा सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 बोलता है। 51 आपके आ चुका है, ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है, इंटरनेशनल पीस की, ये आपके आ चुका है अभी एनटीपीसी के अंदर, इसका सब क्लोज 3 पूछा था। और 48 की बात करें तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके एसएससी में आया था जब पूछा था गाय की स्लॉटरिंग से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो उस टाइम 48 होता आंसर। और ये आर्टिकल्स हम बार बार कर रहे हैं, जिस भी शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं अपन सारे आर्टिकल करते हैं, तो इजीली कर दिया होगा आपने। 48A की बात करें तो ये बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में 48 बात करता है। बाकी 44 का आपको पता ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में बात करता है। यूसीसी ये पहला यूके उत्तराखंड ने लगाया था सबसे पहले। 45 जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करता है, जो 6 साल से कम के हैं या 6 से 14 साल के हैं उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 45 चाइल्डहुड केयर। और 46 जो है ये SC/ST जो है 46 SC/ST के जो एजुकेशन है इनके राइट्स के बारे में बात करता है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51A का तो आपको पता ही होगा, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है 51A से। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। एक आपका जो सब्सक्राइब होता है वो काफ़ी मोटिवेशन देता है हमें। थार के रेगिस्तान से बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा था आपसे। थार के रेगिस्तान में पूरी जो बहती है वो लूनी नदी है। लूनी नदी आपको बता दूं ये अरावली जो पुष्कर हिल्स हैं, पुष्कर अजमेर के अंदर, पुष्कर हिल्स अजमेर में आता है, ये अजमेर राजस्थान, पुष्कर हिल्स से निकलती है। और ये लूनी नदी पुष्कर हिल्स से निकल के और जो कच्छ का रण है यहाँ जाकर ख़त्म हो जाती है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगी, ये बारिश के अंदर ही वो होती है, यहाँ जाके विलुप्त हो जाती है। और इसकी लेंथ हो जाएगी 495 किलोमीटर। बारिश में चलती है, सिर्फ खारा पानी होता है इसलिए इसका नाम लूनी नदी है। और बाकी अगर बात करें ये चंबल, तो चंबल भी राजस्थान से बहती है, एमपी से निकलती है। और ये पर इस रेगिस्तान से नहीं जाती इसलिए चंबल ऑप्शन में नहीं होगा। सोन झेलम, सोन भी एमपी से बहने वाली नदी है। झेलम जो है ये आपको पता ही हिमालयन रिवर है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। आपके ऑप्शंस वही दिए हुए थे जो मैंने एग्जैक्ट डाले हैं। पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में पूछा था, इससे मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था आपसे। तो इसकी फुल फॉर्म बता दूं मैं सबसे पहले आपको, ये हो जाएगी प्रधानमंत्री विकास पहल योजना, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसमें यह है कि जितनी भी राशि लगेगी सारी की सारी 100% राशि जो है सेंटर अलोकेट करेगा पूरी की पूरी राशि। ये स्टेटमेंट बेस्ड था, आपकी स्टेटमेंट दी हुई थी इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। और ये जो है 2022-23 से लेकर 2025-26 तक चलेगी, जिसमें टोटल जो खर्चा होगा 6600 करोड़ रुपए जो है सरकार लगाएगी इसके ऊपर। बाकी कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो इसमें मेनली फोकस किया गया है, एक तो जो युवा और महिला हैं, महिला इनकी जो आजीविका है
उन आजीविका कमाने में सक्षम करना, आजीविका में सक्षम करना। थोड़ा सा आप ये हिंदी इंग्लिश की अगर कोई मिस्टेक हो रही है ग्रामर तो वो माफ़ कर देना उसके लिए। सक्षम करना एक तो, और एक दिया हुआ था मतलब जितने भी क्षेत्र हैं उनको विकास अंतराल से भरना। एक ये पूर्वोत्तर की जितनी भी ज़रूरतें हैं, पूर्वोत्तर की ज़रूरतों पर विकास करना, विकास करना। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटनी थी, तो ये आप समझ गए होंगे पूरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, विच स्कीम इज लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूछी थी अभी रिसेंट के अंदर कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्कीम जो लॉन्च हुई है वो है PME ड्राइव। PME ड्राइव स्कीम जो है ये लॉन्च हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसमें गवर्नमेंट टोटल खर्चा करेगी 10,900 करोड़ का खर्चा करेगी। और ये अगर पूछे कब लॉन्च हुई है तो 29 सितंबर 2024 को लॉन्च हुई है। और ये फोकस करती है, फोकसेज ऑन डेवलपमेंट किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, एंड अडोप्शन किसका, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरनमेंट है इसका। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरनमेंट को अपनाना और इनको ज़रूरत के हिसाब से यूज में लेना। ये जो है इसके अंदर मर्ज कौन सी स्कीम करी गई है, तो वो करी गई है आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोटेक्शन स्कीम, EMPS जो है ई ड्राइव के अंदर ही, जो ई ड्राइव स्कीम है इसके अंदर ही इसको मर्ज कर दिया गया EMPS। EMPS की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा था कौन सी शॉर्टकट की जो है वो कट और पेस्ट के काम आती है। तो ये कल हम कंप्यूटर वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें से 2-3 शॉर्टकट की से थे और बाकी 2-3 स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो कट के लिए तो हो जाएगी Ctrl+X, पेस्ट के लिए हो जाएगी Ctrl+V। कल हमने सारी शॉर्टकट की देखी थी, आप वहाँ से इजीली कर लोगे अगर क्लास ली होगी तो। और कुछ और शॉर्टकट की बात करें तो Ctrl+S जो है ये सेव के काम आती है, और Ctrl+O से ओपन होता है, Ctrl+H से हिस्ट्री वगैरह ओपन करनी हो तो उसके लिए, या फाइंड करने के लिए वर्ड के अंदर, और Ctrl+K से अपने हाइपर लिंक वाला हो जाता है। ये सारी अपन पहले ही देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था आपके, जब आप नई विंडो ओपन करते हो MS ऑफिस के अंदर तो जो पहले से ओपन विंडो है, मतलब जो पुरानी वाली विंडो है उसका क्या होता है। तो पुरानी वाली विंडो जो है ये छुप जाएगी, मतलब बैक ग्राउंड में चली जाएगी, और जो नई वाली विंडो है ये आपके सामने आ जाएगी, न्यू विंडो अपीयर, नई वाली विंडो अपीयर हो जाएगी। ये तो आपने नॉर्मली देखा होगा, MS वर्ड नहीं, ये MS ऑफिस की कोई वो नहीं है। ये आप नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं तो आपने मान लो कोई दूसरा नया टैब ओपन कर लिया तो वो पुराने वाला जो टैब होता है इसके पीछे छुप जाता है और इसके ऊपर नया टैब आ जाता है। और अगर आपसे पूछे शॉर्टकट की स्विच, जो कि अपन कल देख चुके हैं, स्विच बिटवीन 2 विंडोज, इसकी शॉर्टकट की बात करें तो ये हो जाएगी Alt+Tab, ये शॉर्टकट की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपसे डिफरेंस पूछा था DNA और RNA के अंदर। तो DNA की फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA की फुल फॉर्म हो जाएगी। और RNA की बात करें तो ये हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल न्यूक्लियोटाइड से बंधा हुआ होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब आपको स्टेटमेंट दी हुई थी शायद तो वहाँ से करना था। तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। और एक जो है ये सर्व करता है, सर्ज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको DNA ही
ट्रांसफ़र करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डीएनए टेस्ट करवाते हैं चेक करने के लिए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए ही ट्रांसमिट करता है। आरएनए की बात करें तो ये काम आता है यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, और ये काम आता है कैरी करता है एंड कैरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, और ये डीएनए से राइबोसोम में इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आयोजित जो रणजी ट्रॉफी है, इसमें विदर्भ ने कौन सी टीम को हराया? तो विदर्भ जो है ये इसका विनर रहा है। ये क्वेश्चन शायद 3-4 बार आ चुका है। तो विदर्भ विनर रहा है और इसने हराया है केरल को। केरल को हराकर विदर्भ जीतता है ये ट्रॉफी। बाकी कुछ और क्वेश्चंस की बात करें जिनकी प्रॉपर अभी तक स्टेटमेंट नहीं पता चली है। एक आपसे पूछा था कोई इंटरनेशनल इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट के अंदर कंट्री पूछी थी आपको, तो ये आप कमेंट करके बता देना कंट्री कौन सी थी, ये क्या क्वेश्चन था। एक पूछा था आपसे नृत्य के बारे में, कोई शास्त्रीय नृत्य था, उसमें आपके नाम गिवन था मतलब, और वो पूछा था, नाम गिवन था, आपसे पूछा था कि नृत्य कौन से नृत्य से एसोसिएटेड है। एक आपके क्वेश्चन था बुक्स एंड ऑथर से, जो कि प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पता चल पाया क्योंकि याद नहीं रहता। एक कोई मिलिट्री एक्सरसाइज से था आपके, एक नमिता गोखले से था, और नमिता गोखले की बुक है, नमिता गोखले ने बुक लिखी है, तो वो काफ़ी फेमस बुक है नमिता गोखले की। बाकी जैसे जैसे अपडेट मिलती जाती है आपको अपडेट कर देंगे। मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग के अंदर जो है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन देना, परसेंटेज से देना, प्रॉफिट एंड लॉस से देना, सेम चल रहा है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन वही जितने पहले चल रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करा अभी तक पैटर्न के अंदर। एक ट्रिग्नो से देखने को मिला है, एक ज्योमेट्री से मिला है। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ पे फोकस कर रखा है, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर फोकस कर रखा है, और एक आपके जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं वो उनके ऊपर फोकस कर रखा है। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आया था, एक डेटा सफिशिएंसी से, कुछ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस से, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। आपको इसकी PDF जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए।